डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और बेटा यू ऑल क्वाइट फिट इन फाइन एंड डूइंग हार्ड वर्क। बेटा आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चे अपने घरों में स्वस्थ भी होंगे, सुरक्षित भी होंगे और खूब मेहनत कर रहे होंगे। लेट अस मूव, चलते हैं बेटा। हमारा जो लेसन है दिस वन, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। और अगर बेटा आपको ध्यान होगा, पिछले वीडियो मैंने आपको दिया था फॉर्मल चार्ज के ऊपर। ठीक है बेटा, फॉर्मल चार्ज कैसे करके कैलकुलेट करते हैं वो सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। आज बेटा जो टॉपिक में स्टार्ट करवाने वाला हूं वो है हमारे पास थ्योरी रिलेटेड टू कोवेलेंट बॉन्ड। मैंने आपको चार थ्योरीज के बारे में बताया था। लिविस थ्योरी हो गया, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हो गया, एंड वेस्पर थ्योरी, एंड आफ्टर दैट आई हैव टोल्ड यू अबाउट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो सेकंड नंबर की जो थ्योरी बनती है उसका नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कंसेप्ट किसने दिया? सबसे पहले बेटा इसको इंट्रोड्यूस किया लिनस पाउलिंग और स्लेटर ने, और बाद में इस थ्योरी को आगे एक्सटेंड किया, दैट वाज हिटलर एंड लंदन। उन्होंने क्या बोला कि कोई भी जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है उस कोवेलेंट बॉन्ड का जब फॉर्मेशन होता है तो उसमें जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, उनके जो ऑर्बिटल्स होते हैं, इनके बीच में कॉम्बिनेशन होता है। और वो जो कॉम्बिनेशन है उस कॉम्बिनेशन को क्या बोला गया? ओवरलैपिंग। सो लेट अस मूव, चलते हैं बेटा कि यहाँ पे जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं। किसने आइडिया दिया? लिनस पाउलिंग एंड स्लेटर ने इंट्रोड्यूस किया। और किसने एक्सटेंड किया? हिटलर ने और लंदन ने। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या बनते हैं उनके ऊपर हम वर्क करते हैं। यहां लिखेंगे बेटा, नाउ द फर्स्ट वन, पॉइंट्स की अगर बात करें बेटा, पहले नंबर का पॉइंट हम लिखेंगे, यहां लिखेंगे इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड द atomic orbitals of two atoms must come close to each other and to start overlapping। ठीक है बेटा, पहला पॉइंट। सेकंड वाला पॉइंट क्या? पहला वाले पॉइंट में क्या बोल रहा है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के नजदीक आने चाहिए, बहुत जरूरी है ये। ठीक है बेटा, और जैसे वो नजदीक आएंगे तो इनमें क्या स्टार्ट हो जाएगी? ओवरलैपिंग। सेकंड वाला पॉइंट क्या बोलता है कि फॉर ओवरलैपिंग, एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में जो ओवरलैपिंग होती है, सबसे पहले लिखेंगे बेटा दिस वन, हाफ फिल्ड नेचर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है बेटा, सेकंड पॉइंट लिखेंगे दिस वन, अपोजिट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा, कि हाफ फिल्ड नेचर भी होना चाहिए, अपोजिट स्पिन भी होना चाहिए। क्या क्या बनेंगे, क्या क्या ये पॉइंट्स हैं, आगे जाकर के इनकी डिटेल भी आती है। वैसे मैं बोलूं कि जैसे मान लो ये ऑर्बिटल है एक और ये ऑर्बिटल है, अगर वो एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, ठीक है बेटा, तो सबसे पहला तो वो अपने आप में कैसे होने चाहिए? हाफ फिल्ड होने चाहिए। एक ऑर्बिटल में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें रहना चाहिए और एक इलेक्ट्रॉन इसमें होना चाहिए, लेकिन वो भी कैसा होना चाहिए? अपोजिट स्पिन में। तो जाकर के इनके बीच में क्या होगी बेटा? ओवरलैपिंग होगी। आफ्टर दैट यहां जब ओवरलैपिंग होगी तो ही कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। समझ रहे हैं आप? यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के साथ में आएंगे। नाउ थर्ड नंबर का पॉइंट अगर मैं आपको बोलूं तो तीसरे नंबर का जो पॉइंट बोलता है, यहां लिखेंगे बेटा कि अगर मान लो हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए एक हमारे पास ऑर्बिटल ऐसा होना चाहिए कि जो फुल्ली फिल्ड हो, जो लोन पेयर को डोनेट कर ले, और दूसरा ऑर्बिटल ऐसा होना चाहिए कि जो एम्प्टी हो। लोन पेयर वाला क्या करेगा, या जो फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है वो एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ में क्या करेगा? ओवरलैप करेगा। यहां लिखेंगे बेटा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ coordinate bond, the fully filled atomic orbital of one atom
will overlap to the empty orbital of another atom। ठीक है बेटा, ये हमारे पास थर्ड नंबर का पॉइंट बना। फोर्थ नंबर का जो पॉइंट बनेगा, यहाँ लिखेंगे बेटा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग should be less than 50%, otherwise electron electron repulsion will be very high। ध्यान से सुनिए बेटा, क्या बोला गया कि जो ओवरलैपिंग है वो ओवरलैपिंग क्या होनी चाहिए, 50% से कम होनी चाहिए। अगर 50% से ज्यादा ओवरलैपिंग हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगा, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होने के कारण जो बॉन्ड बनने की टेंडेंसी है वो बॉन्ड बनने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है बेटा, पांचवें नंबर का पॉइंट क्या बोलता है कि मोर द एक्सटेंट ऑफ overlapping, stronger will be the bond, higher will be the energy, so that more stability of the bond, but bond length decreases। ठीक है बेटा, ध्यान देंगे, जितना एक्सटेंट होगा ओवरलैपिंग का, ठीक है, उसके कारण जो बॉन्ड होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनेगा। जितना बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बनेगा उसकी जो एनर्जी होगी उतनी हाई होगी। जितनी एनर्जी हाई होगी, जो हमारे पास जो बॉन्ड बनेगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा बनेगी, और उसके कारण जो बॉन्ड लेंथ होती है, जब नजदीक ज्यादा आ जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है बेटा, इसके बाद छठवें नंबर का जो पॉइंट बनेगा वो मैं यहां लिखता हूं। ये सारे पॉइंट्स बेटा आपको याद होने चाहिए, ठीक है, इनको याद ही करना, बाकी इनकी एक्सप्लेनेशन आगे जाकर के बनती है, वहां इनको और ज्यादा डिटेल में बताया जाएगा। नाउ 6 नंबर का जो पॉइंट बना, ये बोल रहा कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग के 2 टाइप हैं। पहले वाले को बोला जाता है बेटा दिस वन एक्साइल और हेड ऑन ओवरलैपिंग। सेकंड वाले को बोला जाता है दिस वन साइडवेज और पैरेलल ओवरलैपिंग। ठीक है बेटा, एक एक्साइल होती है ओवरलैपिंग और दूसरी कौन सी होती है, साइडवेज ओवरलैपिंग। 7th नंबर का पॉइंट बनता है कि द लोब्स फॉर ओवरलैपिंग should have same साइन। ध्यान से सुनिए बेटा, जो लोब्स जो ओवरलैपिंग के लिए आ रहे हैं उनके पास जो साइन बनता है वो साइन क्या होता है, सेम होता है। अच्छा, जैसे मान लो एक ऑर्बिटल के जो लोब्स हैं, अगर आप उसकी बात करें, उसको हम ड्रॉ करें तो हम ऐसे करके ड्रॉ करते हैं। ये लोब में दिखा रहा हूं, यहाँ प्लस का साइन बना दिया, यहाँ नेगेटिव का साइन बना दिया। ये कोई मैथमेटिकल कंसेप्ट नहीं, केवल ये डिनोट करने का तरीका, क्योंकि आपको पता कि जब भी कोई ऑर्बिटल है वेव फंक्शन से आपने उसे डिनोट किया, और वो जो वेव फंक्शन था उस वेव फंक्शन को आपने सेकंड वाले लेसन में कैसे करके ड्रॉ किया था, ये बनाया था। इसके अंदर क्रस्ट बने थे, ट्रफ बने थे, क्रस्ट को पॉजिटिव साइन से, ट्रफ को नेगेटिव साइन से आपने डिनोट किया। वही चीज मैं यहाँ पे बता रहा हूं। मतलब यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव अगर पॉजिटिव के साथ ओवरलैप करेगा तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ओवरलैपिंग तभी होगी। अगर प्लस जो है नेगेटिव से करेगा तो ओवरलैपिंग नहीं होगी।
दैट्स वाई यहां अगर ओवरलैपिंग का कंसेप्ट अगर आ रहा है तो हम बोलेंगे कि जो ओवरलैपिंग है उस ओवरलैपिंग को हमने क्या कर दिया, कैटेगराइज कर दिया। तो हम लिखेंगे ओवरलैपिंग में भी पहले वाले को बोला जाता है बेटा दिस वन पॉजिटिव ओवरलैपिंग, ठीक है। दूसरा वाला पार्ट बनेगा उसे लिखेंगे बेटा दिस वन नेगेटिव ओवरलैपिंग। थर्ड वाला जो पार्ट बनता है इसे बोला जाता है दिस वन जीरो ओवरलैपिंग, ठीक है बेटा। कंसेप्ट को समझो आप। पॉजिटिव ओवरलैपिंग कब होगी, जब प्लस जो है वो प्लस से क्या करेगा, ओवरलैप करेगा एक प्लस प्लस के साथ में। और नेगेटिव ओवरलैपिंग कब होगी, जब जो प्लस होगा वो नेगेटिव के साथ में क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। प्लस प्लस के साथ में, या यहां भी लिखेंगे प्लस और प्लस के साथ में ओवरलैपिंग हो रही है, सॉरी या नेगेटिव नेगेटिव लिख देंगे, कंडीशंस ऐसे अप्लाई करेंगे। प्लस प्लस के साथ में करेगा ओवरलैपिंग, पॉजिटिव ओवरलैपिंग। माइनस माइनस के साथ में करेगा तो उसी कंडीशन में भी क्या बनेगा, पॉजिटिव ओवरलैपिंग। और जब भी ये वाली कंडीशन बनेगी बेटा तो यहां से हम क्या बोलेंगे, दिस वन इज कॉल्ड, यहां से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, इसे बोलेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन की कंडीशंस क्या बनी, पहला वाला जो पॉइंट है दिस इज द नेसेसरी कंडीशन कि पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में क्या हो, ओवरलैप। पॉजिटिव वाला लोब और दूसरा पॉजिटिव वाला एटॉमिक ऑर्बिटल का लोब आपस में क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे। नेगेटिव नेगेटिव के साथ में करेगा तो ये बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। लेकिन अगर प्लस माइनस के साथ में करेगा ओवरलैप, या माइनस लोब जो है वो प्लस लोब के साथ में ओवरलैप करेगा तो बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। या जीरो ओवरलैपिंग की अगर मैं बात करूं बेटा, इसको मैं कैटेगराइज करता हूं, दो पार्ट के अंदर हमने इसको कैटेगराइज किया। पहले वाले पार्ट को बोला जाता है दिस वन इज कॉल्ड नो ओवरलैपिंग। अच्छा, नो ओवरलैपिंग किस कंडीशन में आती है, जैसे मान लो px ऑर्बिटल और py ऑर्बिटल ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अगर ये परपेंडिकुलर है बेटा तो इनके बीच में कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होगी, जिसे बोला जाता है जीरो ओवरलैपिंग, ठीक है। ये परपेंडिकुलर होते हैं। अगर px को मैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ले लूं और py इसके परपेंडिकुलर बन गया तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इन दोनों के बीच में क्या नहीं होगी, ओवरलैपिंग नहीं होगी। दैट्स व्हाई दिस वन इज कॉल्ड जीरो ओवरलैपिंग। या एक नाम और दिया जाता है और जिसे बोला जाता है सिमल्टेनियस ओवरलैपिंग। और सिमल्टेनियस ओवरलैपिंग क्या होती है, व्हेन प्लस ओवरलैप्ड विद प्लस माइनस, ठीक है बेटा। ध्यान से सुनिए, जो प्लस वाला हमारे पास लोब है जब वो प्लस माइनस वाले लोब के साथ में ओवरलैप करता है, कैसे करके, जैसे मान लो मैं एस ऑर्बिटल को दिखा रहा हूं, स्फेरिकल है, इसके ऊपर प्लस है, ऐसे करके हमने ये दिखा दिया, प्लस ओवरलैप हमने एस ऑर्बिटल को डिनोट कर दिया। और दूसरा मैं यहाँ पे पी वाला ऑर्बिटल अगर पी एक्स को ले लूं और अगर मान लो जेड यहाँ पे इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, ध्यान से सुनेंगे आप जो बोला जा रहा है, ऐसी कंडीशन में हम इसे ऐसे करके ड्रॉ कर देंगे। मतलब अगर इस लाइन को मैं ऐसे करके ड्रॉ करूं और इसे अगर मैं क्या लिख दूं बेटा, दिस वन जेड एक्सिस, ये हमारे पास दिस वन इज पी एक्स हो गया बेटा, और ये एस ऑर्बिटल, तो इसके ऊपर प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया। ऐसी कंडीशन में प्लस प्लस तो बना देगा बॉन्ड, ठीक है बेटा, लेकिन प्लस माइनस वाला नहीं बनाएगा। दैट्स व्हाई नेट जो होगा यहाँ पे जीरो ओवरलैपिंग आ जाएगी। ये सारी चीजें मैंने आपको आगे जाकर के डिटेल में बताना है, इसके लिए आप कंफ्यूजन क्रिएट ना करें, ये प्लस क्या हो रहा, माइनस क्या हो रहा। अभी जो जो चीजें आपको इसके अंदर जो पॉइंट्स बताए जा रहे हैं एक एक करके आप उनको अभी समझने की कोशिश करें, ठीक है बेटा। यस एंड नो। तो ओवरलैपिंग के कितने टाइप बने, पॉजिटिव बना, नेगेटिव बना, जीरो ओवरलैपिंग। बॉन्ड का फॉर्मेशन किससे बनता है, हमेशा पॉजिटिव ओवरलैपिंग से बनता है, ठीक है बेटा। तो 7th पॉइंट तो ये बन गया हमारे पास। नाउ अब चलते हैं 8th नंबर का जो पॉइंट है उसके ऊपर वर्क करते हैं। ठीक है बेटा, 8th नंबर का पॉइंट लिखते हैं बेटा, और यहां लिखेंगे बिटवीन सबशेल्स ऑफ सेम शेल, ठीक है बेटा, बिटवीन सबशेल्स ऑफ सेम शेल ग्रेटर
द डायरेक्शनल नेचर मैक्सिमम will be the extent of overlapping। ध्यान से सुनिए, जितना ज्यादा डायरेक्शनल नेचर बनेगा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग उतनी ज्यादा होगी। क्या बोला गया कि जैसे मान लो बेटा मैंने लिखा एस एस हो गया, फिर मैंने लिखा एस पी हो गया, ठीक है बेटा, फिर मैं लिखता हूं पी पी हो गया। अगर आप देखेंगे एस ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल होता है, पी ऑर्बिटल अपने आप में क्या होता है, डायरेक्शनल होता है। तो अगर मान लो सेम शेल बोला जा रहा है, जैसे मान लो मैं ये 2p और ये 2p लिख देता हूं, या जैसे मान लो मैंने ये 2s हो गया और 2p लिख दिया, या जैसे मैंने ये 2s हो गया 2s लिख दिया बेटा, तो सेम शेल की अगर बात कर रहे हैं बेटा, ऐसी कंडीशन में जिसके अंदर जितना ज्यादा डायरेक्शनल नेचर बनेगा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग उसमें उतनी ज्यादा होगी। इसलिए 2p के अंदर सबसे ज्यादा क्या होगी, ओवरलैपिंग, रेदर देन दैट ऑफ द 2s एंड 2s 2p। जो ओवरलैपिंग का ऑर्डर बनेगा सबसे ज्यादा किसमें बनेगा बेटा, पीपी के अंदर बनेगा, इसलिए सबसे कम हो गया। ये ऐसे करके या और करके आपने इसे ऐसे करके ड्रॉ कर दिया। दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है। ठीक है बेटा, नोट करो आप इसे, ध्यान देंगे। ठीक है बेटा, अगला पॉइंट जो बनता है 9th नंबर का पॉइंट जो बनेगा, यहां लिखेंगे बेटा, यहां मैं लिखूंगा मोर क्लोजर द या इज द वैलेंस शेल टू द nucleus, more will be the extent of overlapping, so that stronger will be the bond। क्या बोला गया कि जो वैलेंस शेल न्यूक्लियस के जितना ज्यादा नजदीक रहेगा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग उसमें उतनी ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी बॉन्ड उतना ज्यादा क्या बनेगा, स्ट्रॉन्गर। जैसे मान लो मैं बोलता हूं कि जो n की वैल्यू अगर मैं बोलूं, n हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया, n की वैल्यू अगर मान लो एक एटम है और दूसरा एटम है, अगर 1 1 है तो इनके बीच में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होगी। ठीक है बेटा, क्योंकि ये 1 वाला जो शेल होता है न्यूक्लियस के सबसे नजदीक होता है, फिर 1 और 2, फिर 1 और 2 के बीच में क्या होगी, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। फिर अगर 2 2 की अगर बात करें, फिर क्या लिखेंगे 2 3 की अगर बात करें, मतलब जो न्यूक्लियस के नजदीक जो शेल जितना नजदीक रहेगा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग को वो उतना ज्यादा क्या करेगा, शो करेगा। बहुत क्लियरली आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है बेटा, नाउ 10th नंबर की अगर मैं बात करूं, हमें पता है, हम लिखेंगे बेटा एज वी नो एस ऑर्बिटल इज नॉन डायरेक्शनल। एस ऑर्बिटल अपने आप में कैसा है, नॉन डायरेक्शनल है। सो दैट इट शोज ओनली एक्साइल टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। केवल क्या दिखाता बेटा, ये एक्साइल, जिसे हमने क्या नाम दिया था, एक्साइल ओवरलैपिंग या हेड ऑन ओवरलैपिंग बोला था। ठीक है बेटा, जैसे नो कैसा है, क्यों, एस ऑर्बिटल अपने आप में इस वन नॉन डायरेक्शनल। वाइल, अगर मान लो वाइल पी एंड डी ऑर्बिटल्स बीइंग और यहां लिख देंगे बेटा बीइंग डायरेक्शनल इन नेचर। ठीक है, कैसे नेचर के हैं बेटा, डायरेक्शनल नेचर के हैं। सो टू शो बोथ टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, कौन से टाइप की, चाहे वो एक्साइल हो चाहे वो साइडवेज हो, दोनों के दोनों ओवरलैपिंग को क्या करेंगी, शो करेंगे। ठीक है बेटा, या 11th नंबर की अगर मैं बात करूं तो यहां लिखेंगे बेटा द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। ठीक है बेटा,
और यहां लिखेंगे डिपेंड्स अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करती है? तो पहला, फर्स्ट वन, यहां लिखेंगे टाइप ऑफ ऑर्बिटल, कौन से टाइप का ऑर्बिटल है, क्या एस ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल है, ठीक है बेटा। सेकंड बनेगा टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, ठीक है। क्या बोला गया कि क्या यहां पे साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है या हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है। याद रखेंगे बेटा, जो हेड ऑन ओवरलैपिंग जिसे बोला जाता है, जिसे हम एक्साइल ओवरलैपिंग बोलते हैं, उसके अंदर जो ओवरलैपिंग होती है वो ज्यादा होती है। इसलिए अगर मान लो एक्साइल ओवरलैपिंग हो रही है और उस कंडीशन में अगर हम बोल रहे हैं कि पीपी टाइप का अगर यहाँ पे क्या हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है, तो उस कंडीशन में जो हमारे पास बॉन्ड बनेगा वहां ओवरलैपिंग क्या होगी, ज्यादा होगी, स्ट्रॉन्गर बनेगा। अगर मान लो हमारे पास एस ऑर्बिटल है, ठीक है बेटा, या हमारे पास पी ऑर्बिटल है, और वो जो पी ऑर्बिटल है अगर उसमें एक्साइल के बजाय क्या हो रही है, साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है, तो साइड वाइज ओवरलैपिंग में क्या होती है, जो ओवरलैपिंग का पार्ट आता, पोर्शन आता, वो कम आता है। इसलिए यहां आगे जाकर के मैं आपको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का कंसेप्ट आपको दूंगा। सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है क्योंकि उसमें एक्साइल ओवरलैपिंग होती है, पाई बॉन्ड में साइड वाइज होती है, इसलिए वो वीक बॉन्ड होता है, जल्दी टूट जाता है। ये चीजें बात की बताने वाली हैं, ठीक है बेटा। नाउ और लास्ट वाला जो पॉइंट बनता है बेटा, 12th नंबर का जो पॉइंट है, उसमें क्या है बेटा, यहां हमें पता चल गया कि जो ऑर्बिटल्स हैं बेटा उनका नेचर कैसा है, डायरेक्शनल नेचर है। नाउ जो 12th नंबर का पॉइंट बनेगा, एज वी नो द ऑर्बिटल्स आर डायरेक्शनल इन नेचर एक्सेप्ट एस ऑर्बिटल, है ना, स्फेरिकल होता है बेटा, नॉन डायरेक्शनल, सो दैट द bond which is formed by them will be directional, which causes definite geometry to the मॉलिक्यूल। और यही कंसेप्ट मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ जो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा बेटा, उसको एक डेफिनेट ज्योमेट्री मिलती है, क्योंकि अगर एस ऑर्बिटल को छोड़ दें, बाकी जो ऑर्बिटल हमारे पास बनते हैं बेटा, उनके अंदर डायरेक्शनल नेचर होता है, और डायरेक्शनल नेचर होने के कारण अब वो क्या करते हैं, जो बॉन्ड बनाएंगे उस बॉन्ड के अंदर भी डायरेक्शनल नेचर होगा, और डायरेक्शनल नेचर होने के कारण अब जो मॉलिक्यूल यहाँ पे तैयार होता है, उस मॉलिक्यूल के अंदर जो ज्योमेट्री बनती है वो डेफिनेट क्या बनती है, ज्योमेट्री बनती है। तो आशा करता हूं बेटा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर जितने सारे पॉइंट्स थे वो सारे के सारे पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की है। ये सारे पॉइंट्स हर एक बच्चे को याद होने चाहिए। आगे जाकर के क्या क्या एक्सप्लेनेशन इनकी बनती है बेटा, क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं, वो सारे के सारे आपको डिटेल में बताया जाएगा। थैंक्स बेटा एंड गॉड ब्लेस यू। इट्स इनफ फॉर टुडे।